डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है थार मरुस्थल, है ना। थार मरुस्थल, इसे हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि हमने जो हमारा भारत था, ठीक है, उसका भौगोलिक विभाजन किया था, ठीक है, भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन, है ना। हमने संपूर्ण भारत का भौगोलिक विभाजन किया था या फिर फिजिकल डिवीजन किया था। कितने भागों में? 6 भागों में किया था, ठीक है। इसमें से दोस्तों पहला हमने देखा था उत्तर व उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों दूसरा हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पर उत्तर का जो विशाल मैदान है, ठीक है, वो हमने देखा था, वो भी कंप्लीट कर लिया पूरा, एक एक चीज़ें डिटेल में चर्चा की हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा डिवीज़न हमने किया था, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, उसे देखा था, बहुत डिटेल में चर्चा की थी, 6-7 लेक्चर उसमें कवर करे हैं हमने, तो वो भी पूरा कंप्लीट किया डिटेल में, एक चीज़ है ना। इसके बाद चौथा हमने देखा था दोस्तों कोस्टल प्लेन या फिर तटीय मैदान, ठीक है, उसे भी पूरा कंप्लीट कर लिया। और पांचवा हमने देखा था हमारे जो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। और आज का जो छठवां डिवीज़न है लास्ट, ठीक है, वो हमारा टॉपिक है, जो हमारा डेजर्ट है यहाँ पर, ठीक है, थार मरुस्थल है, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसके बारे में आज हमारा बात करेंगे। इस प्रकार से जो हमारा फिजिकल डिवीज़न है भारत का, या फिर जो हमने भौगोलिक विभाजन किया था, भौतिक विभाजन किया था, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद जो आएगा हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है भौगोलिक विभाजन का, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। यदि दोस्तों मेरे आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप प्लेलिस्ट में प्रॉपर सीरीज़ के रूप में पढ़े हुए हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। थार मरुस्थल या फिर हम बोलें थार डेजर्ट, है ना, आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं ये स्थित कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया था या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा था ना, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये राजस्थान में है मुख्यतः, और ऐसे तो दिल्ली तक भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, ठीक है। तो इसके पश्चिम में, ठीक है, देखिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो अरावली के पश्चिम में ये स्थित है, ठीक है, ये मैंने डॉट डॉट से आपको दर्शाया है, ठीक है। यदि हम देखें तो ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। यदि हम भारत में दोस्तों बात करें, ठीक है, तो ये मुख्यतः राजस्थान में लगभग इसका 60% भाग, ठीक है, इंडिया में है, ठीक है, लगभग 60% भाग इसका इंडिया में है, ठीक है, सॉरी इंडिया में नहीं, 60% भाग इसका राजस्थान में है, ठीक है, और 85% भाग इसका इंडिया में है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो मेन भाग है थार मरुस्थल का, वो मुख्यतः राजस्थान में लगभग 60% भाग, ठीक है। यदि इंडिया की बात करें, ठीक है, तो ये गुजरात का कुछ भाग यहाँ पे कच्छ करण है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब यहाँ पे, जो कि राजस्थान की बॉर्डर से शेयर करता है, बॉर्डर के पास, ठीक है, और यहाँ पे हरियाणा, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा और गुजरात और मुख्यतः राजस्थान, तो ये मुख्यतः 4 स्टेट में है, ठीक है, थार डेजर्ट की यदि हम बात करें, ठीक है। और यदि हम बात करें पाकिस्तान की, ठीक है, तो पाकिस्तान में लगभग 15% भाग है इसका, है ना, 15% कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। यदि यहाँ पे प्रांतों की बात करें तो सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, ठीक है, यहाँ पे पंजाब प्रांत है और यहाँ पे सिंध प्रांत है, तो ये 2 प्रांतों में मुख्यतः फैला हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी हमने लोकेशन देख ली। अब यदि हम बात करें पूरे हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे भारत के ये उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिए ये उत्तरी भाग है हमारे भारत का और ये पश्चिम वाला एरिया है, ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के दक्षिण, ठीक है, ये यहाँ पाकिस्तान स्थित है, तो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेंस में यदि लिखने आ गए तो ये लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कहाँ स्थित है, ठीक है। तो यदि हम बात करें भारत में, तो भारत के, ठीक है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों ये, ठीक है। मुख्यतः यदि मैं यहाँ पे राज्य लिख लूँ, है ना, यदि मैं राज्य लिख दूँ तो राजस्थान, ठीक है, 60% कवर करता है, एक बार आपको याद रखना है, ठीक है, राजस्थान। इसके अलावा मैं बोलूँ पंजाब,
ठीक है, पंजाब के बाद हरियाणा, ठीक है, और गुजरात, ठीक है, इतने राज्यों में है दोस्तों ये, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट राजस्थान का कवर करता है 60%, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंध और पंजाब प्रांत में, वो जानना, वो लिखने वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम और बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मतलब दोस्तों, ठीक है, ये वाला एरिया जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक है, इसी कारण से इसे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि और बात करें दोस्तों, तो इसकी क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, ठीक है, तो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत का लगभग, यदि भारत की बात करें तो भारत का लगभग 5% एरिया कवर करता है। क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा कि लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। इसके अलावा 5% भाग जो हमारा भारत, संपूर्ण भारत है, इसका लगभग 5% भाग कवर करता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि 85% लगभग भारत में और 15% पाकिस्तान में है। इसके अलावा यदि और बात करें हम दोस्तों, तो शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, ठीक है, मैंने आपको बता दिया उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। जब शुष्क जलवायु है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होगी, ठीक है। यदि हम वर्षा की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो वर्षा बहुत कम होती है यहाँ पर, ठीक है, वर्षा बहुत कम होती है। लगभग यदि हम बात करें यहाँ पर तो 150 मिलीमीटर, ठीक है, 150 मिलीमीटर, या फिर आप बोलें इसको 15 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 15, 20, कहीं आपको 25 लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पर बारिश होती है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का एग्जाम्पल है, वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों गर्मी के मौसम में, ठीक है, गर्मी के मौसम में खासतौर पर यदि हम बात करें मई जून की, ठीक है, यदि हम यहाँ बात करें मई जून की, ठीक है, गर्मी के मौसम में यहाँ दोस्तों टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, और लगभग 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है। मई जून के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। और यदि हम बात करें ठंड की, ठीक है, तो दिसंबर, ठीक है, और जनवरी, दिसंबर जनवरी यहाँ पर सबसे ठंडे मौसम होते हैं, ठीक है, और लगभग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और कभी कभी तो 0 डिग्री भी चला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, चूँकि यहाँ पर रेत ही रेत है, ठीक है, तो जहाँ पर भी रेत पाई जाती है तो वो यदि उसमें धूप पड़ेगी तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, और रात में जब वहाँ पे धूप नहीं पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यदि हम देखेंगे मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, ठीक है। वहीं पे ठंड के मौसम में दिसंबर जनवरी में खास तौर पर यहाँ पे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में लगभग यहाँ पर 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलती हैं, ठीक है, 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऐसे बालू के टीले पाए जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से बालू के टीले बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब दोस्तों ये तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो इनकी आकृति में चेंजेस करती रहती हैं, ठीक है। जैसे ये बालू का टीला है तो इसके ऊपर की जो ये, ठीक है, रेत है तो वो यहाँ पे ले जाएगी, ठीक है, या फिर और कहीं स्थान है तो वहाँ बालू का टीला बना देगी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ की आकृति जो है वो परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं और वो धूल के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, इसलिए यहाँ पर आकृति परिवर्तन भी होते रहते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गर्मियों में जो यहाँ पर हवाएँ चलती हैं, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में या फिर गर्मी के मौसम में यहाँ पर जो तेज़ हवाएँ चलती हैं उसे लू कहा जाता है, ठीक है, लू। आपने खासतौर पर यदि आप उत्तर भारत में रहते होंगे तो आपने सुना भी होगा कि खासतौर पर बच्चों को मम्मी पापा बोलते हैं कि बाहर मत निकलो, गर्मी के मौसम में लू चल रही है बाहर, है ना। तो जब यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं गर्मी के मौसम में उसे लू कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये रेगिस्तान वाला भाग है, यहाँ पर कोई रहता नहीं होगा, ठीक है, फिर बहुत कम रहते होंगे,
तो बिल्कुल आपका सोचना गलत है। यहाँ पे यदि हम बात करें राजस्थान की, ठीक है, तो राजस्थान की लगभग दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, राजस्थान की लगभग 40% आबादी निवास करती है, ठीक है, राजस्थान की 40% आबादी निवास करती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे शहर भी स्थित हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दर्शाया है, यहाँ पे जैसलमेर है, ठीक है, फिर यहाँ पर ये बाड़मेर है, ठीक है, यहाँ पर ये जोधपुर है, ठीक है, यहाँ पर ये बीकानेर है। तो कुछ बड़े बड़े महत्वपूर्ण शहर भी इस रेगिस्तान वाले एरिया में स्थित हैं, ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, ठीक है, बीकानेर, ठीक है, और जोधपुर, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों जैसलमेर के पास यहाँ पे पोखरण भी मैंने आपको बताया है, जहाँ पे हमने 98 के टाइम पे परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है, हमारी अटल बिहारी की सरकार थी, तो यहीं जैसलमेर के अंतर्गत पोखरण भी है यहीं पर, ठीक है। तो कुछ बड़े बड़े शहर हैं और यहाँ पर आबादी भी लगभग 40% निवास करती है, ठीक है दोस्तों। और थार मरुस्थल सबसे सघन आबादी वाला मरुस्थल एक बार याद रखना है, ठीक है, दुनिया का सघनतम आबादी, ठीक है। तो जो हमारा थार मरुस्थल है दोस्तों, ठीक है, ये सघनतम आबादी वाला मरुस्थल है, आपको एक बात भी याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर लगभग मैं आपको बता दूँ कि 83 व्यक्ति है ना, 83 व्यक्ति, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 83 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी डेंस है यदि हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और दुनिया से यदि कंपेयर करें, ठीक है, तो दुनिया में सघनतम आबादी वाला क्षेत्र थार डेजर्ट, ठीक है, लगभग 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है, और राजस्थान के लगभग 40% आबादी यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर बरकान है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको रफ करके, है ना, यहाँ पर बरकान है ना, ये आपको मेंस में भी लिखने को आ सकता है कि बरकान क्या होता है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू के टीले, ठीक है। अब देखिए ये बरकान क्या होते हैं। अब दोस्तों खास तौर पर ये जैसलमेर है, यहाँ पर है ना, बाउंड्री में स्थित है जिला। तो जैसलमेर में बरकान अर्धचंद्राकार बालू के टीले पाए जाते हैं। अब स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये किस प्रकार से है ना, इस प्रकार से आकृति बनाते हैं, ये इस प्रकार से आकृति बनाते हैं, अर्धचंद्राकार है ना। तो इन्हें बोला जाता है यहाँ पर बरकान, है ना। ये जो यहाँ पर रेत या फिर बालू होती है, ठीक है, जब ये उड़कर आती है तो ये एक अर्धचंद्राकार रूपी आकृति बनाती है, जिसे बरकान बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बरकान क्या होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर वनस्पति की, ठीक है, वनस्पति, तो यहाँ पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, खास चूँकि देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, धूप होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रेत है, तो यहाँ पर वनस्पति ना के बराबर होती है, फिर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर खासतौर पर आप झाड़ियों जो पेड़ पौधे देखेंगे, ठीक है, खासतौर पर बबूल हो गया, ठीक है, बबूल हो गया, खेजरी हो गया, गोंद हो गया, खेजरी हो गया, इस प्रकार के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर नदियों की, ठीक है, तो देखिए यदि इस एरिया में यदि आप नदियों की बात करेंगे, ठीक है, तो नदियों खास तौर पर आपको देखने में मिलेंगी वर्षा ऋतु में, है ना। जब वर्षा होती है तब यहाँ पर नदियाँ देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि देखिए साल भर इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी रहती है, तो जितना भी पानी होता है, ठीक है, जलाशयों का या फिर नदियों का, वो सब सूख जाता है, ठीक है, वाष्पीकृत हो जाता है। एकमात्र दोस्तों नदी है लूनी नदी, है ना, एकमात्र नदी है लूनी नदी, जो कि साल भर यहाँ पर बहती है, ठीक है। और लूनी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ से लूनी नदी निकलती है और साल भर बहती है। ये बात आपको कहाँ से निकलती है मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। लूनी नदी निकलती है दोस्तों अरावली के पुष्कर घाटी से, ठीक है, यहाँ पे पुष्कर घाटी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी। तो दोस्तों यदि हम बात करें ये डिज़र्ट वाला एरिया, यहाँ पे एकमात्र नदी है लूनी नदी, जो कि साल भर बहती है, ठीक है, अच्छी खासी बड़ी नदी है, ठीक है, ये साल भर प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये भी दोस्तों अरब सागर में नहीं गिरती, ये भी यहाँ पर जो कच्छ का रण है यहाँ पर जाके विलीन हो जाती है, मतलब रेत में ही समा जाती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी और यहाँ पर रेत पाई जाती है कि ये रेत में ही समा जाती है, सागर तक ये नहीं पहुँच पाती है। आपको पता होगा मैक्सिमम जो सारी नदियाँ होती हैं अंत में उसका जो मुहाना होता है या फिर जहाँ पर वो गिरती हैं, ठीक है, वो सागर महासागर ही होता है, ठीक है। लेकिन जो ये लूनी नदी है यहाँ कच्छ के रण में ही समा जाती है रेत में,
ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा और कुछ बात कर लें तो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कुछ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ खारे पानी की झील पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सांभर, खारे पानी की झील है। ठीक है, इसे बोला जाता है प्लाया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों खारे पानी के झीलें पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है प्लाया। ठीक है, खारे पानी झीलों के झीलों को प्लाया बोला जाता है। और यहाँ पे स्थानीय भाषा में दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है धंध, है ना, ये बात, ये शब्द भी आपको याद रखना है, धंध। जो यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं इन झीलों को, या फिर यहाँ पे जो स्रोत होता है ये जल का, इससे बोला जाता है धंध, है ना, प्लाया को धंध बोला। तो कुछ झीलें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सांभर, ठीक है, इसके अलावा है यहाँ पर कुचामन, सांवर, कुचामन, फलोदी। ठीक है, इसके अलावा लुनकर नसर। ठीक है, लुनकर नसर। ठीक है, ये कुछ दोस्तों प्रमुख यहाँ पर झीलें हैं जो कि खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं इस एरिया में, थार डेजर्ट में। ठीक है, जिससे बोला जाता है प्लाया, खारे पानी की झीलों को प्लाया बोला जाता है, और स्थानीय लोग इसे धंध बोलते हैं। ठीक है, धंध। सांवर, कुचामन, फलोदी और लुनकर सर। ठीक है, लुनकर सर ये कुछ यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, और यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर उद्योग धंधों की, तो खासतौर पर जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, ये जो हमारा थार डेजर्ट है, यहाँ पे जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ पर मुख्य यदि हम व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन। ठीक है, पशुपालन यहाँ का, ठीक है, प्रमुख व्यवसाय है। ठीक है, और इसी कारण दोस्तों यहाँ पर ऊन का प्रोडक्शन, ठीक है, ऊन का प्रोडक्शन भी बहुत होता है। ठीक है, देखिए चूँकि यहाँ पर जो थार डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, रेत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यवसाय का विकास नहीं हो पाया है। खासतौर पर ग्रामीण एरिया में यहाँ पर लोग पशुपालन करते हैं, इसी कारण से यहाँ पर ऊन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना, बकरी, भेड़ वगैरह पालन यहाँ पर होता है ना, गधों का, ऊँट का, ये सब यहाँ पर पालते हैं लोग। ठीक है, इसी कारण से ऊन का प्रोडक्शन भी यहाँ पर पशुपालन की दृष्टि से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों कृषि, ठीक है, तो यहाँ पे कृषि भी बहुत कम होती है, फिर ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो मिट्टी है वो कैल्शियम युक्त मिट्टी है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी कैल्शियम युक्त है, मतलब चूने युक्त मिट्टी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बंजर मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, बंजर ज़मीन होती है यहाँ पर, इसी कारण यहाँ पर कृषि का विकास भी ज़्यादा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, लगभग इतनी ही बात है इसमें पढ़ाने वाली, लगभग मैंने सारी बातें यहाँ पर कवर कर दी हैं। ठीक है, इसका एरिया हम बात करें, नदियाँ बात करें, झीलें बात करें, प्रमुख शहर बात करें, हर चीज़ हमने यहाँ पर कवर कर ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसके बाद ख़त्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट के बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, जो कि हमने देखा मुख्यतः 60% इसका एरिया राजस्थान में है। ठीक है, और कुछ इसका लगभग 15% एरिया इसका पाकिस्तान में। ठीक है, और यदि हम स्टेट की बात करें तो गुजरात, ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हमारे भारत में इतने में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, वर्षा की यदि हम बात करें यहाँ पर तो लगभग 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर के करीब वर्षा होती है। ठीक है, ठीक है, यदि हम देखें दोस्तों मई जून का महीना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, और ठंड का यदि हम बात करें तो दिसंबर जनवरी यहाँ पर सबसे ठंडे मौसम होते हैं। ठीक है, और ख़ासतौर पर जनवरी में यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर होता है, और कई बार तो 0 डिग्री भी पहुँच जाता है। ठीक है, मैंने बताया चूँकि रेतीला स्थान है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हमने बात करी दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, 150 किलोमीटर पर घंटे की आवाज़ से यहाँ पर हवाएं चलती हैं। ठीक है, और गर्मी की ऋतु में जो यहाँ पर हवाएं चलती हैं उसे लू कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में
कि लगभग 40% आबादी यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। पूरे राजस्थान के लगभग 40% आबादी यहाँ निवास करती है, ठीक है। सब दुनिया में यदि हम देखें सबसे सघनतम आबादी वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। यदि हम बात करें तो जोधपुर, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, ये कुछ प्रमुख शहर हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे बात करें पशुपालन यहाँ का प्रमुख, यदि व्यवसाय की बात करें तो प्रमुख व्यवसाय है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा बरकान अर्धचंद्राकार बालू या फिर रेत के यहाँ पे टीले पाए जाते हैं, ठीक है। खासतौर पर जैसलमेर इस वाले स्थान पे आप देखेंगे, ठीक है, ये बरकान घास के बरकान अर्धचंद्राकार जो बालू के टीले होते हैं। यदि हम वनस्पति की बात करें, पेड़ पौधों की, तो दोस्तों यहाँ पर कटीली झाड़ियों युक्त वनस्पति पाई जाती है, खासतौर पर बबूल, गोंद, खेजरी ऐसी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। नदियों की बात करें तो एकमात्र लूनी नदी है दोस्तों पुष्कर घाटी से निकलती है अरावली पर्वत में, और यहाँ कच्छ के रण में ही समा जाती है, ठीक है। तो नदियाँ भी बहुत कम हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट छूट गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जल की समस्या को दूर करने के लिए, खेती में जल की आवश्यकता को पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर लगभग 650 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर जल की आपूर्ति के लिए निकाली गई है, तो ये बात आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो हमारा हमने डिवीज़न किया था, ठीक है, इंडिया का एक डिवीज़न किया था, फिजिकल डिवीज़न किया था, भौतिक डिवीज़न किया था, वो आज हमारा कंप्लीट होता है। हमने 6 भागों में किया था और एक एक चीज़ हमने बहुत डिटेल में कवर की है, ठीक है। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। काफ़ी टाइम से हम इसको पढ़ रहे थे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी के अलावा हम इंडियन पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश टॉपिक पढ़ रहे हैं, खासतौर पर MPPSC, MPSI या फिर मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए हम MP का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी 3 सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं, इसके अलावा हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सामान्य हिंदी, ठीक है, हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिनों में। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।